हेलो, जय हिंद, सुप्रभात प्यारे छात्रों। मैं विवेक राय विजन क्लासेस परिवार में आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, आज जो पढ़ना है हमें उस चैप्टर का नाम शब्द है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि शब्द क्या होता है। देखिए, इससे पहले आपने कई चैनलों पढ़ा होगा शब्द क्या होता है, लेकिन कहीं इसका सटीक जवाब देखने को नहीं मिला है। तो पहले ये जानेंगे कि शब्द क्या होता है। देखिए, दो वर्डों का संयोग हो अथवा दो अक्षरों का संयोग हो, इनके संयोग से जो ध्वनि बनती है उसे कहते हैं शब्द। दो वर्डों का संयोग वर्ड किसे कहते हैं, ये वर्णमाला वाले सेगमेंट में मैं पढ़ा चुका हूँ। वर्ड क्या होता है, वो ध्वनियां जो आधी होती हैं, यानी जिनमें स्वरों की हेल्प नहीं ली जाती है। तो आधा क के बाद अगर आ जुड़ता है, उसके बाद रिजल्ट क्या आता है, का। ये क्या है, शब्द है। ऐसे ही दो अक्षरों की बात करें तो अक्षर क्या होता है, जो स्वरों की मदद से बोला जाए अथवा लिखा जाए वो अक्षर कहलाता है। जैसे क और ल को मिला दिया जाए तो बन जाएगा कल, ये भी क्या है, एक शब्द है। तो शब्द मूलतः क्या होता है, दो या अधिक वर्डों अथवा अक्षरों के संयोग से बनने वाली ध्वनि को हम क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं। शब्द के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर बात करें शब्द के प्रकार की, तो शब्द हिंदी व्याकरण में जो शब्द होते हैं वो कितने होते हैं ये जानेंगे। देखिए, अगर रचना के आधार पे चर्चा करें कि रचना के आधार पे शब्द कितने होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है, इसी को आप मूल शब्द के नाम से भी जानते हैं। मूल शब्द के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं और समझते हैं रूढ़ शब्द क्या होता है। देखिए, रूढ़ शब्द हिंदी शब्दावली की वो ध्वनियां हैं या वो शब्द हैं जिनका खंडन नहीं कर सकते हैं। खंडन समझ रहे हैं आप, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे का, ये रूढ़ शब्द होगा। कल, ये रूढ़ शब्द होगा। नल, ये रूढ़ शब्द होगा। क्यों? क्योंकि यदि इनका हम खंडन करते हैं या इन्हें तोड़ते हैं तो देखिए ये शब्द की कोटि से बाहर निकल जाएगा, यानी वर्ड या अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे क को तोड़े हम तो आधा क और आ। अब देखिए यहाँ आधा क जो है ये क्या हो गया है, ये वर्ड हो गया है। आ जो है वो स्वर हो गया है। ऐसे ही कल को तोड़ेंगे, क प्लस ल में टूट जाएगा, क एक अक्षर, ल दूसरा अक्षर हो जाएगा। तो रूढ़ शब्द या मूल शब्द क्या होते हैं, हिंदी शब्दावली की वो ध्वनियां हैं जिनका खंडन नहीं कर सकते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द या मूल शब्द के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए दूसरे सेगमेंट की बात कर लेते हैं। दूसरा, रूढ़ शब्द के बाद एक आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, ये जो नाम है इस नाम में ही कई सारी परिभाषाएं छिपी हुई हैं। यौगिक का मतलब क्या समझते हैं हम, यौगिक का मतलब हम योग से समझते हैं। ठीक है ना, योग। तो यौगिक शब्द किसे कहेंगे, ऐसी ध्वनियां जिनका निर्माण दो शब्दों के संयोग से हुआ है। ऐसी ध्वनियां जिनका निर्माण दो शब्दों के संयोग से हुआ है या दो शब्दों के योग से हुआ है। दो शब्दों के योग से बनने वाली ध्वनि क्या कहलाएगी, यौगिक शब्द। ठीक है, अब जानते हैं कि दो शब्दों का जो योग होगा वो कैसे शब्द होने चाहिए। देखिए, ऐसे दो शब्द जिनका यौगिक यानी जिनका योग करने पर या जिन्हें जोड़ने पर एक अर्थ मिलना चाहिए। एक अर्थ मिलना चाहिए। अगर अर्थ नहीं मिला तो यौगिक शब्द में नहीं गिना जाएगा, इनका अर्थ मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन कोई विशेष अर्थ ना मिले, ध्यान रखिएगा, विशेष अर्थ ना मिले। अर्थ मिलेगा लेकिन विशेष अर्थ नहीं मिलेगा, है ना।
तो ऐसे शब्द यौगिक शब्द में आएंगे। अब कौन से शब्द हैं जिनका अर्थ मिलेगा? जैसे आपको एक एग्जांपल दे हम, एक शब्द है विद्यालय, एक शब्द है विद्यालय। जब इसे दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा विद्या और आलय में। टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा बताइए? टूटेगा। अब जब ये विद्या और आलय में टूट जाएगा तो देखिएगा, विद्या का मतलब होता है ज्ञान, आलय का मतलब होता है घर। तो ज्ञान का जो घर होगा वही हो जाएगा विद्यालय। ये इस विद्यालय का शाब्दिक अर्थ है। ये इसका क्या है भैया? शाब्दिक अर्थ है। इसको नोट करिएगा, ये आपका शाब्दिक अर्थ है ना। अब विशेष अर्थ किसे कहते हैं? इस विद्यालय शब्द के उच्चारण से यदि कोई और अर्थ मिले, यदि कोई और अर्थ मिले उसे हम विशेष अर्थ बोलेंगे। तो इस विद्या प्लस आलय का जो संयोग हुआ है, ये दो शब्द हैं, इनके संयोग से विद्यालय बना है जिसका शाब्दिक अर्थ निकल रहा है, लेकिन कोई और अर्थ या विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है। ऐसे में ये जो विद्यालय होगा वो क्या हो जाएगा? आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। यौगिक का हमने बताया आपको, यौगिक शब्द का मतलब योग वाले शब्द होंगे। योग मतलब दो शब्दों का मिलना। देखिए दो शब्दों का यहाँ संयोग हो रहा है, एक और दो। ये दो शब्द का संयोग होकर नए शब्द का निर्माण हो रहा है और शब्द का शाब्दिक अर्थ निकल रहा है, लेकिन कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है। अतः विद्यालय जो होगा वो आपका यौगिक शब्द होगा। इस बात को हम क्लियर समझेंगे, ठीक है? तो यौगिक शब्द हो गया। इसके अलावा जो तीसरा होता है, तीसरा है योग रूढ़ शब्द, है ना। अब तीसरा जो है योग रूढ़ शब्द, ये भी समझें क्या होता है योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं ये भी समझेंगे। देखिए योग रूढ़ शब्द जो होता है, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका निर्माण दो शब्दों के संयोग से होगा, जिसका एक शाब्दिक अर्थ निकलेगा लेकिन कोई विशेष अर्थ नहीं निकलेगा। गलत, उसका विशेष अर्थ भी निकलेगा। यौगिक शब्द में आपने देखा था कि शब्द का शाब्दिक अर्थ निकलेगा लेकिन विशेष अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ तो योग रूढ़ शब्द है तो यहाँ पर शब्दों का शाब्दिक अर्थ निकलेगा, इसके अलावा उनका विशेष अर्थ भी निकलेगा। इस बात को क्लियर समझेंगे, है ना। तो परिभाषा जिनको लिखना लिख लीजिएगा। हिंदी व्याकरण की ऐसी ध्वनियां जिनका शाब्दिक अर्थ निकलने के साथ साथ एक विशेष अर्थ भी निकलता है, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? योग रूढ़ शब्द, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की कि योग रूढ़ शब्द का सर एग्जाम्पल दे दीजिए। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं त्रिनेत्र। त्रि मतलब क्या होता है बच्चों? त्रि मतलब तीन और नेत्र मतलब आंख वाला। अब तीन आंख वाला जो भी होगा वो त्रिनेत्र कहलाएगा, ठीक है। ये जो आपको अर्थ मिला है ये क्या है? ये शाब्दिक अर्थ है या नहीं है बताइए? बिल्कुल है। इसके अलावा त्रिनेत्र के नाम से हम किसी और को भी संबोधित करते हैं। किसको संबोधित करते हैं भाई? भगवान शिव को हम संबोधित करते हैं, है ना। महाकाल जिनका नाम है उन्हें हम संबोधित करते हैं त्रिनेत्र से। तो त्रिनेत्र के लिए ये जो शिव शब्द है ये विशेष अर्थ में आ गया, विशेष अर्थ में आ गया। इसका शाब्दिक अर्थ आपने देखा, तीन आंख वाला जो भी होगा वो त्रिनेत्र कहलाएगा, लेकिन विशेष अर्थ में भगवान शिव का नाम ले लिया गया। तो यहाँ पर ये जो शब्द त्रिनेत्र है ये आपका जो शब्द होगा योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल दूसरा देखिए, एक शब्द है गजानन। गजानन को हम देखते हैं, इसको तोड़ेंगे गज प्लस आनन। गज मतलब क्या होता है? गज मतलब होता है हाथी। आनन मतलब मुख वाला, मुख वाला। तो हाथी के समान मुख वाला जो होगा वो कहलाएगा गजानन, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर इसका एक अर्थ और है, वो क्या हो जाएगा भाई, इसके एक अर्थ और में बात करेंगे तो हो जाएगा गणेश जी। आपको पता है गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, ये प्रथम पूजा के अधिकारी हैं। तो गणेश जी, तो गजानन जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ भी निकल रहा है, इसके अलावा विशेष अर्थ भी निकल रहा है। तो ऐसे शब्दों को आप योग रूढ़ शब्द के नाम से जानेंगे, है ना। कुछ बच्चे जो पढ़ाई कर चुके हैं वो बता देंगे कि भाई योग रूढ़ शब्द ही जो होता है वो बहुव्रीहि समास का शब्द होता है। बहुव्रीहि समास के जो शब्द होते हैं ना, ये सभी शब्द जो होंगे आपके योग रूढ़ में गिने जाएंगे। तो आपने देखा कि शब्द के जो तीन प्रकार रचना के आधार पे हैं, तीनों पर हमने चर्चा कर ली, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे स्रोत के आधार पे शब्दों के प्रकार की। स्रोत मतलब क्या होता है, सुनी सुनाई घटनाओं। तो सुनी सुनाई घटनाओं के आधार पे शब्द के जो प्रकार हैं वो जानने का हम प्रयास करेंगे। चलिए हम अपनी क्लास को और आगे लेकर चलते हैं। तो लिखिएगा स्रोत के आधार पे, स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार। तो इसमें लिखिएगा स्रोत के आधार पर जो शब्द के प्रकार हैं उसमें पहला है आपका तत्सम शब्द, ठीक है। दूसरा तद्भव शब्द, उसके बाद तीसरा है देशज शब्द, अगला है चौथा विदेशज शब्द, एक और नाम लिख लेंगे इसी में संकर शब्द। तो शब्दों की श्रेणी में ये प्रकार आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये स्रोत के आधार पर हैं छात्रों। स्रोत के आधार मतलब सुनी सुनाई घटनाओं के आधार पे शब्द के ये तीन प्रकार है ना। इसमें अब पहले से लेके पांचवें तक के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए जानते हैं पहले नंबर के बारे में, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, अब तत्सम शब्द क्या होता है, पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो तत्सम का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये तत् प्लस सम हो जाएगा। तत् का मतलब क्या होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान। तो प्यारे छात्रों किसके समान की बात कर रहा है, तो आपको बता दे हिंदी का जो विकास हुआ है वो कहाँ से हुआ है, संस्कृत से हुआ है। तो हिंदी की जो आदि जननी भाषा वो क्या है, संस्कृत। बात क्लियर है। तो हिंदी की जो आदि जननी भाषा है संस्कृत है, वहीं से शब्दों का विकास हुआ है। और जब ये शब्द धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े इनका विकास शुरू हुआ, तो वहीं से अन्य शब्दों का निर्माण भी शुरू हुआ। तो हिंदी शब्दावली के वो शब्द जिनका विकास हुआ वो कहलाएं तद्भव, और ऐसे शब्द जो संस्कृत की शब्दावली से, याद रखिएगा ऐसे शब्द जो संस्कृत शब्दावली से सीधा हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे वही कहलाए तत्सम। तो तत्सम शब्द उन शब्दों को आप कहिएगा कि भाई ऐसे शब्द जो कहां से आ रहे हैं, संस्कृत शब्दावली से आ रहे हैं और हिंदी शब्दावली में बिना किसी परिवर्तन के इनका प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे शब्दों को हम क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द, ठीक है। तो संस्कृत भाषा के शब्दों में बिना किसी परिवर्तन के यदि उसका हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है,
या हिंदी भाषा में वो लिखा जा रहा है या पढ़ा जा रहा है, उसे आप क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो वर्षा, ये क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है, लेकिन प्रयोग होने के साथ साथ इन शब्दों में भी परिवर्तन देखने को मिला। इसी को बरखा कह दिया गया, कहीं कहीं से बरसात कह दिया गया। तो ये जो शब्द हैं बरखा या बरसात, यही कहलाएंगे आपके तद्भव। लेकिन वहीं ये जो वर्षा शब्द है, ये मूल संस्कृत का शब्द है, तो ये कहलाएगा तत्सम। ठीक है, ऐसे ही और भी शब्द हैं हमारे पास, उनको देखिए। जैसे अगर बात करें कर्पूर, ये जो शब्द है ये तत्सम शब्द है, इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं है। लेकिन अगर हम कपूर बोलते हैं तो ये क्या कहलाएगा? तद्भव शब्द कहलाएगा, क्योंकि इस कपूर शब्द का विकास इस कर्पूर शब्द से हुआ है। ठीक है ना? तो संस्कृत शब्दावली के जब शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे छात्रों, तो उसे आप क्या कहेंगे? ये आपका तत्सम शब्द है। लेकिन उन्हीं शब्दों के विकास के बाद जो नए शब्द दिखेंगे आपको, उसे आप क्या बोलेंगे? तद्भव शब्द है। जैसे एक शब्द है क्षेत्र, क्षेत्र, इसी को हम बोलते हैं खेत। तो खेत शब्द का विकास क्षेत्र से हुआ, क्षेत्र आपका हो गया तत्सम, कर्पूर हो गया तत्सम, और ये जो कपूर है, खेत है, ये शब्द क्या हो गए? तद्भव शब्द हुए। तो संस्कृत शब्दावली के शब्द जब बिना किसी परिवर्तन के हिंदी शब्दावली में आएंगे तो तत्सम कहलाएंगे, और जब उन्हीं शब्दों का विकास होने लगेगा और विकास के बाद नए शब्द देखने को मिलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? तद्भव शब्द बोलेंगे। तो तत्सम और तद्भव दोनों क्लियर हो गया। तद्भव की सिर्फ डेफिनेशन लिखवानी है, तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव, ये जो शब्द है तद्भव शब्द, इसका संधि विच्छेद जब होगा तो ये तत् प्लस भव से इसका संधि विच्छेद होगा। तत् मतलब होता है उससे, और भव मतलब होता है विकसित। किससे विकसित भाई? संस्कृत के शब्दों से विकसित। आपको बता दिया हमने कि संस्कृत के शब्द जब बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए तत्सम, और जब उन्हीं शब्दों का विकास होकर नए शब्दों का निर्माण होगा तो तद्भव कहलाएंगे। बात क्लियर हो गई है? चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरा जो नंबर है वो क्या है आपका? देशज शब्द। देशज शब्द ये क्या होता है? इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो देश प्लस ज से बटा हुआ नजर आता है। देश मतलब बात करते हैं अपने मातृभूमि की, जो हमारी मातृभूमि है, जहां हमारा जन्म कर्म हुआ है, और ज से जन्मा हुआ। यानी कि देशज शब्द जो होगा वो लोकल लैंग्वेज की बात कर रहा है। हम जिस मिट्टी में जन्म लिए हैं वहां और हमारे उस समाज के आसपास की जो भाषा है वो देशज के नाम से जानी जाएगी। तो ऐसे शब्द या ऐसी भाषा जिसका जन्म आपके ही देश में हुआ, यानी कि आप जिस लोकल क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र में जिन शब्दों का जन्म हुआ, उन्हीं शब्दों के माध्यम से यदि हम अपनी बात को रखेंगे या कहेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? देशज शब्द। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की जो भाषा है, लोकल भाषा, वो यहाँ की देशज भाषा होगी। वैसे तो अब समाज में हिंदी खड़ी बोली का लोग प्रयोग कर रहे हैं,
जैसे जैसे लोग गांव से शहरों की तरफ आए हैं वैसे वैसे उनकी भाषा का भी विकास हुआ है। लेकिन आप जो पूर्वी गोरखपुर और बिहार के आसपास के लोग होंगे वो पता होगा पगड़ी, लाठी, कटोरा, खटिया, ये जो शब्द है ये हमारी लोकल लैंग्वेज है और यही जो लोकल लैंग्वेज के शब्द हैं वो यहाँ देशज में गिने जाएंगे। आपको क्लियर हो रहा है देशज शब्द क्या होते हैं? हिंदी शब्दावली के वो शब्द जिनका जन्म अपने ही देश में हुआ तथा जिसका प्रयोग हम अपने लोगों द्वारा ही बातचीत करने के लिए या अन्य कार्यों के लिए कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलेंगे? देशज शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी में विदेशज शब्द को जोड़ते हैं। विदेशज शब्द क्या होता है ये समझिएगा। विदेशज मतलब क्या होता है? देखिए, तोड़ेंगे तो ये विदेश प्लस ज में टूट जाएगा। विदेश प्लस ज। विदेश मतलब अपने देश में नहीं, यानी अपने देश के बाहर का कोई देश है वो विदेश कहलाएगा और ज से जन्मा हुआ, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी दूसरी भाषा के हैं लेकिन हिंदी भाषा में आ गए हैं और इसका प्रयोग हम बिना किसी परिवर्तन के पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को हम विदेशज बोलेंगे। जैसे अरबी फारसी के शब्द अगर हिंदी में आ गए हों, ठीक है, तुर्की के शब्द ये सारे शब्द अगर हिंदी भाषा में हम प्रयोग करेंगे तो ये विदेशज कहलाएगा। जैसे जनाब, चीनी, चाय, पुलिस, ये जो शब्द हैं ये किसी अन्य भाषा के हैं लेकिन हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं तो विदेशज कहलाएंगे। तो आपको क्लियर हो गया विदेशज क्या होता है? विदेशी भाषा के शब्द, ऐसे शब्द जो किसी और देश की भाषा से आए हैं लेकिन हिंदी में उसका प्रयोग किया जा रहा है, ऐसे शब्दों को हम विदेशज का नाम देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है? अगला है संकर शब्द। संकर शब्द देखिए इस समय ये बहुत सारी पुस्तकों में देखने को नहीं मिल रहा है। संकर शब्द क्या होता है समझिएगा। ऐसे शब्द जो देशज और विदेशज का मिला हुआ रूप है, देशज और विदेशज का मिला हुआ रूप है, उसे बोलेंगे संकर शब्द। यानी कि ऐसे शब्द होंगे जो दो भाषाओं से मिले हुए हैं, है ना, दो तरह की भाषाओं से मिले हैं, सॉरी, ठीक है। जैसे रेलगाड़ी एक शब्द है, रेल गाड़ी, जो रेल गाड़ी शब्द है इसमें गाड़ी जो है वो देशज है और रेल जो है RAIL ये क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो एक विदेशी भाषा का शब्द और एक हमारे यहाँ की लोकल भाषा का शब्द, ये दोनों मिलके जब एक साथ उच्चारित होगा तो संकर शब्द कहा जाएगा। ऐसे ही डॉक्टर कक्ष, डॉक्टर कक्ष आप देखे होंगे अलग जगह देखने को मिलता है। डॉक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द है और कक्ष क्या है? हिंदी भाषा का शब्द है। तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को एक साथ मिला के जब लिखा जाएगा तो कहलाएगा संकर शब्द। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको शब्द की जानकारी हो गई होगी। इसके बाद जो अगली सीरीज आएगी उसमें बच्चों ने कहा है कि सर तत्सम और तद्भव शब्द की पहचानने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को पहचानना बताएंगे हम कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द कैसे पहचाने, है ना। तो इसको जानने के लिए आप अगले सीरीज को
देखना ना भूले। ठीक है, तो तद्भव तत्सम को कैसे पहचाने ये आपको बताएंगे हम अगली क्लास में, है ना। बहुत आसान है, कुछ ध्वनियों को अगर आप याद कर लें तो बहुत आराम से हम तद्भव और तत्सम को अलग अलग रूप से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आप स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और अपने परीक्षा की तैयारी को करते रहिए। मैं विवेक अब इस सेगमेंट को यही विराम देता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिए, अपने लोगों के बीच पहुंचाइए, क्योंकि ये लोकल बॉय जब आपके साथ मिलके आपकी तैयारी को अंजाम दे रहा है, क्यों नहीं इसे भी प्रमोट किया जाए। थैंक यू।